बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, 8243 475 1718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, लास्ट वीक मैंने आपके साथ बेशुमार अपडेट्स शेयर किए थे और उस पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज़ आ रही हैं। सो मैंने सोचा कि इस वीक दोबारा मैं बहुत जल्द से आपको वो दोहरा देता हूँ। सो जो मेन चेंजेस जो आए हैं इमिग्रेशन रूल्स में, वो हैं स्टूडेंट्स के मुतालिक। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिसने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया, अब आप स्विच नहीं कर सकते टू एनी अदर बिजनेस रूट, जैसे कि स्किल्ड वर्कर, सोल रिप्रेजेंटेटिव या जो भी मुख्तलिफ रूट्स हैं बिजनेस के मतलब, आप उनमें स्विच नहीं कर सकते। सो दैट्स द की चेंज जो होम ऑफिस लेके आई है। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि होम ऑफिस ने ये भी किया है कि जो डिपेंडेंट्स हैं वो स्विच कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूँ एक स्टूडेंट डिपेंडेंट, मैं स्विच कर सकता हूँ टू स्किल्ड वर्कर। लेकिन अगर जो मेरी फॉर एग्जांपल जो मेरी वाइफ है, जो थी मेन एप्लीकेंट, अब वो मेरी डिपेंडेंट बनना चाहती है इन स्किल्ड वर्कर, वो फिर भी स्विच नहीं कर सकेगी। क्योंकि उसकी क्या वजह है? अगेन कि उसने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया। सो वो कोई भी बिजनेस रूट का फ़ायदा नहीं उठा सकती। अगर वो चाहती हैं कि वो मेरी डिपेंडेंट बनना चाहती है, उसको वापस जाना होगा, वहाँ से जाके एंट्री टिकट्स लेके उसने एंट्री लेनी होगी। पर अगेन वो काफ़ी रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं मुकम्मल की। होम ऑफिस ये कह सकती है कि नहीं, हम नहीं समझते कि आप एक जेन्युइन माइग्रेंट हैं, यहाँ हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। सो दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम अराइजेज। अब जहाँ तक जो नए चेंजेस होम ऑफिस लेके आई है, उन्होंने 3 कंडीशंस लगाई हैं जहाँ एक स्टूडेंट स्विच कर सकता है टू ए बिजनेस रूट, जैसे कि स्किल्ड वर्कर। नंबर 1, कि आपने अपना कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर मेरी कोर्स कंप्लीशन डेट है 30 जून, मैं अपने एग्ज़ाम्स पास कर लेता हूँ, मुझे वो टाइटल दे देते हैं, मुझे एक डिग्री मिल जाती है, आई कैन स्विच टू द स्किल्ड वर्कर रूट। कंडीशन बी जो होम ऑफिस ने रूल्स में लगाई है, वो ये है कि आप एक फुल टाइम कोर्स स्टडी कर रहे हैं और जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको कॉज दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसकी जो स्टार्ट डेट है वो आपके कैश लेटर से पहले शुरू नहीं हो रही। सो फॉर एग्जांपल, मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो रहा है ऑन 31 अगस्त और मेरा जो कॉज है, मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया है, वो शुरू हो रहा है ऑन 2 सितंबर। फिर इसके तहत अंडर कंडीशन बी मैं स्विच कर सकूंगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाई करता हूँ रूल्स को, क्योंकि जो मेरा कॉज है वो शुरू हो रहा है मेरे कैश के बाद। एंड जो तीसरी कंडीशन उन्होंने लगाई है वो है पीएचडी स्टूडेंट्स के मतलब, कि अगर आप एक पीएचडी स्टूडेंट हैं, आपको कम से कम 2 साल के लिए पीएचडी स्टडी करनी होगी, फिर ही जाके उसके बाद आप स्विच कर सकेंगे टू द स्किल्ड वर्कर रूट। सो दैट्स द की चेंजेस देयर। अब यहाँ एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, अपनी तरफ से तो ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप एक स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं ऑन स्टूडेंट वीज़ा, आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। दैट्स द बेस्ट वे टू safeguard yourself against any immigration problems। यहाँ आए उस नज़रिए के साथ कि मैंने अपना कोर्स कंप्लीट करना है, मैंने पास करना है, फिर मैं जाके स्विच करूँगा फॉर एग्जाम्पल टू PSW या स्किल्ड वर्कर। अब जाहिर सी बात है, ओवरसीज स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है ये कोर्सेज पास करना, क्योंकि आपकी ये मादरी ज़बान नहीं होती इंग्लिश, आपको वो हेल्प नहीं मिलती एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को मिलती है, और काफ़ी मुश्किल होता है। उस सूरत हाल में भी मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि कम अज़ कम अपनी अटेंडेंस यूनिवर्सिटी में ज़रूर रखें, नंबर 1, और जो आप अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस है वो भी भरते रहें। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, जो 3 कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, कि एक तो आपने कोर्स कंप्लीट किया हो, दूसरी जो कंडीशन है कि आपका जो कॉज है वो शुरू होता है आपके कैश के बाद, स्पेशली दैट कंडीशन बी, इससे ये वाज़ेह होता है
कि अगर आप अपना कोर्स पास नहीं भी करते बट आप उसको कंप्लीट कर देते हैं, चाहे आपने सब मॉड्यूल्स फेल कर दिए हैं और आपने अपनी फीस भर दी है, आप फिर भी स्विच कर सकेंगे टू द स्किल्ड वर्कर रूट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं वो 1 माह बाद छोड़ देते हैं अपनी स्टडीज़, यूनिवर्सिटी फिर होम ऑफिस को नोटिफाई कर देती है, आपको एक 60 डेज़ का वो लेटर इशू हो जाता है और फिर उसके बाद आप यहाँ ओवरस्टेयर हो जाते हैं। सो मेन चीज़ ये है कि स्टे इन टच विद यूनिवर्सिटी, कंटिन्यू योर स्टडीज़, albeit you may fail, that's not end of the world, you can still switch. So that's very important there, guys. And the last key update जो इस वीक में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है जो डिपेंडेंट्स के लिए एज ए स्टूडेंट अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ बुला सकते हैं या नहीं। मेन चेंज है जो होम ऑफिस ने किया है कि एनी स्टूडेंट फ्रॉम जनवरी 2024 अगर आप एक PhD स्टूडेंट हैं फिर ही जाके आप अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकेंगे। सो इफ़ यू आर अ नॉर्मल स्टूडेंट या अगर आप यहाँ मास्टर्स कर रहे हैं फ्रॉम जनवरी 2024 यू विल नॉट बी एबल टू कॉल योर डिपेंडेंट्स ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। अगर उससे पहले आपकी एंट्री हो जाती है आप अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ बुला सकेंगे। सो दैट्स अ important change for students as well, so bear that in mind. And last but not least, इस वीक की एक नई अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता वो है इमिग्रेशन बिल के मतलब। सो जो चंद हफ्ते पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि होम ऑफिस जो नए रूल्स लेके आ रही है टू स्टॉप माइग्रेशन, वो था कि जो लोग यहाँ एंटर हुए हैं 7 मार्च के बाद वो यहाँ असाइलम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। और मैंने आपके साथ ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और आपने देखा कि मोस्ट रिसेंटली ऑन 20 जुलाई को इसको लॉ में लेके आए हैं गवर्नमेंट। सो इट्स नाउ बिकम ऑफिशियल लेजिस्लेशन। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर आपकी एंट्री यहाँ यूके में हुई है अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई 2023 में, आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। कि इसकी ये वजह है कि अभी जो लेजिस्लेशन जो नया आया है कि आप 7 मार्च के बाद अगर आपकी एंट्री हुई है या यहाँ 7 मार्च के बाद आप एंटर हो के आप ओवरस्टेयर हो गए हैं, इसके जो सारे प्रोविजंस हैं, जो सारे इसके रूल्स हैं वो अभी इन्फोर्स नहीं आए। और अगर आ भी जाते हैं इसमें एक चीज़ ये ज़रूर है कि अगर ह्यूमन राइट्स के तहत डिस्क्रेशनरी बेस के ऊपर होम ऑफिस आपके असाइलम क्लेम को कंसिडर कर सकती है। सो अगर आप यहाँ रह रहे हैं, आपकी एंट्री यहाँ रिसेंटली हुई है और किसी वजह से आप अपने होम कंट्री वापस नहीं जा सकते क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है, आप फिर भी असाइलम का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको असाइलम करना चाहिए। सो आप ये मत डरें कि नहीं जी लॉ बदल गया अब मैं इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। करंटली आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं अंडर ह्यूमन राइट ग्राउंड्स, अंडर डिस्क्रेशनरी बेसिस। वहाँ होम ऑफिस के पास पावर्स हैं कि आपको वो वीज़ा इशू कर सकते हैं। सो ये थी इस वीक की अपडेट्स। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरा में क्या हाल चाल है, ठीक हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, आप सुनाएं कैसे हैं आप? जी शुक्र आपकी ज़ात का। आपके शो का बड़े शिद्दत से इंतजार होता है हर हफ्ते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं, सच्ची खरी बात करते हैं। सर जी होना ही यही चाहिए ना कि पूरी दुनिया हमें देख रही है कि मुसलमान होके कि पाकिस्तानी होके हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सच बोलना चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये इत्तेफाक करता हूँ कि बात में। कमरा में मेरा एक दो सवाल है मेरे। जी जी ऐसा है कमरा में कि मेरा तकरीबन 2 महीने पहले असाइलम का मेन इंटरव्यू हुआ था स्कॉटलैंड में। ठीक है। तो अभी तक उन्होंने मुझे मेरे इंटरव्यू का जो ट्रांसक्रिप्ट दे देते हैं ना, कभी तो सेम डे दे देते हैं, कभी वो या वीक बाद दे देते हैं, लॉयर को भेज देते हैं। जी जी तो उन्होंने मुझे अभी तक कोई नहीं भेजा इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट, ना मुझे ना मेरे लॉयर को। ठीक तो है। मेरे लॉयर ने उनको ईमेल भी सेंड की बट कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा तो वो क्या वजह हो सकती है? और दूसरी बात, मैंने अभी तक सबूत भी अपने जमा नहीं कराए, वो ट्रांसक्रिप्ट के बाद मैं जमा कराना चाह रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि वो मुझे सबूत और ट्रांसक्रिप्ट के बगैर ही मेरा डिसीजन दे दें? पॉसिबली या क्योंकि जब आप इंटरव्यू करके आते हैं वहाँ आपको एक चिट्ठी देते होते हैं ना कि विद इन 7 डेज हमें वो भेज दें एविडेंस। इस तरह की चिट्ठी उन्होंने दी थी उसमें आपको? नहीं, कुछ भी नहीं दिया था। उन्होंने मुझे सिंपल कहा था कि तुम्हारे लॉयर को ये सारा कुछ पहुंच जाएगा। तो सबूत का पूछा तो मैंने कहा वो मेरे लॉयर के पास है। तो कहते हैं ये हम आप तुम्हारे मुझे ये लॉयर को बताएं भेजते कि हैं। आप ग्लासगो में रहते हैं
वहाँ जी आपका लोकल असाइलम हब कौन-सा है? ग्लासगो में है या कहाँ होता है? कार्डिफ में कहाँ वो डील करते हैं ये नहीं, ज़्यादातर? ये ग्लासगो में ही होता है, ग्लासगो में ही। ठीक है, और उनको आपने राब्ता किया है, कॉल की है? नहीं, उनको नहीं कॉल की। मेरा लॉयर उनको कहता है उनको कि आप मैं कॉल करें ना, अपने सॉलिसिटर को कहें कि जी, उनको आप लिखें एक चिट्ठी, उनको ईमेल भी करें कि जी मेरा ये क्लाइंट है, इसका इंटरव्यू फ़लाँ तारीख को हुआ था, अभी तक हमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई, हमें जल्द से जल्द वो प्लीज़ भेजें। और दूसरा कि हम फिर आपको एक एविडेंस भी भेजना चाहते हैं और उसके बाद ही हम आपको वो एविडेंस भेजेंगे। सो उनको फिर ये नोटिस तो हो ना कि जी ये हम वेट कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। ठीक है ना? अ, ठीक है कमाल है, थैंक ठीक यू है? जी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे दूसरे कॉलर कौन हैं। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो कामरान जी, कैसे हो? ठीक हो जी, मैं ठीक-ठाक हूँ। आप सुनाएँ कामरान कैसे हैं जी? आप? मेरा क्वेश्चन है, अभी होम ऑफिस ने फीस इंक्रीज की थी, अनाउंसमेंट कोई डेट आई है इसकी? कब, किस डेट नहीं, को इंक्रीज हुआ? अभी तक तो नहीं आई कोई ऐसी डेट। उन्होंने अपना हाँ, इंटेंशन ये दिया है कि हम इसको बढ़ाना चाहते हैं और हम इसको बढ़ाएँगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी डेट नहीं है। ओके। मेरे एक्सपीरियंस में जब इस तरह की कोई अनाउंसमेंट होती है, होम ऑफिस कम से कम लोगों को 2 टू 3 वीक्स ये देती है टाइम लिमिट, जहाँ ये ऐलान कर देते हैं कि फ़लाँ तारीख से हम इसको बढ़ा रहे हैं, सो उससे पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। सो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही अगर आप अपनी फ़ीस नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, आप फ़ी वेवर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना ओके, मेरे भाई? एक और क्वेश्चन है कामरान जी, 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 पूछें। कि मैं कितना टाइम पहले अप्लाई कर सकता हूँ? मेरा 10 ईयर आपके के पास रूट पर कौन-सा हो, वीज़ा है? 10 ईयर रूट पर, टू टू ढाई ढाई साल का हो। ठीक है, और कितनी एक्सटेंशन्स आपकी हो गई हैं? ये लास्ट रह गई एक। ठीक है, लास्ट रहेगी और आप अपनी ये वीजा उन्होंने दिया था 13 मंथ 828 डे का था, 13 मंथ से ज्यादा था वीजा, मैंने काउंट किया है। कितने मंथ था? ढाई ढाई साल का था? 30 नहीं, 2.5 साल का था, 13 मंथ 20 डे ऊपर का था। ठीक हो गया। ठीक है, मैं ओके, देता हूँ आपके सवाल का जवाब। ये बहुत मेरा शुक्रिया। 7 सितंबर को खत्म हो रहा है। ठीक है, जब मैं देता इसका हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, क्या होगा कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 7 सितंबर को, आप 28 डे से पहले अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर होता ये है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम पीरियड है, आपके करंट लीव के ऊपर, वो होम ऑफिस आपके अगले लीव पर अपने आपके अगले बीआरपी कार्ड पर वो डेट्स, वो टाइम पीरियड नहीं लगाती। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास है एक ढाई साल का वीज़ा और मैं 8 माह पहले अप्लाई कर लेता हूँ। मैं अप्लाई कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होम ऑफिस तो मुझे वीज़ा इशू कर देगी नया ढाई साल का। लेकिन फ़र्ज़ करें मेरा ये एप्लीकेशन 2 मंथ्स में डिसाइड हो जाता है। जो 6 माह मेरे पहले वीज़े पर रहते थे, वो होम ऑफिस मेरे नए वीज़े पर ऐड नहीं करेगी। सो जब मैं अप्लाई करूँगा फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जो मेरा क्वालिफाइंग पीरियड है वो मुकम्मल नहीं हुआ होगा और इस वजह से होम ऑफिस मेरे एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देगी। सो इसलिए एज इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर्स हम आपको ये मशवरा करते हैं, जब भी आप अप्लाई करें अपनी एक्सटेंशन के लिए, कोशिश किया करें कि 28 डे से पहले आप अप्लाई ना करें। सो बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, हेलो, यू लाइव ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैमरा साहब ठीक हो? जी, मैं ठीक ठाक, तुसी सुनाओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने 2 सवाल पूछने थे आपसे। जी, जी, पूछें। पहले तो मेरा वीज़ा मैंने फ़ी वेवर अप्लाई किया था, तकरीबन 2 महीने हो गए। ठीक है। मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है 20 अगस्त को, ओके। तो अभी तक मुझे उन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक है। तो मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट, और मुझे हार्ट अटैक हुआ था 2 बार, और उसके बाद मुझे डॉक्टर सॉरी। ने काम की इजाज़त नहीं दी। वो भी मैंने डॉक्यूमेंट साथ लगाए। अच्छा। जी, तो अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे। अगर उन्होंने जवाब मुझे ना दिया तो मुझे क्या करना चाहिए फिर? ठीक है, और दूसरा कोई सवाल? दूसरा है, अगर वो मुझे ना बोल देते हैं, हुँ। तो वो मुझे कितना टाइम देंगे कि इतना टाइम में आप जमा कराओ, और क्या उसका प्रोसेस होता है कि अगर लेट हो जाता है तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू, थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का।
आपने मुझे बताया कि आपने फ़ी वेवर के लिए अप्लाई किया आपके वीज़ा एक्सपायरी होने से पहले और अभी तक आपको जवाब नहीं मिला और आपका ये सवाल था कि अगर आपका वीज़ा अभी एक्सपायर हो जाता है और अभी तक आपको डिसीजन नहीं मिलती आपके फ़ी वेवर की एप्लीकेशन पर, फिर आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है, आपको फ़िक्र या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसकी वजह क्योंकि आपने अप्लाई किया था फ़ी वेवर के लिए अपनी स्टेटस एक्सपायर होने से पहले। अगर अभी आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है सिस्टम में और आपको जवाब अभी तक नहीं मिला आपके फ़ी वेवर के एप्लीकेशन पर, आपका जो वीज़ा है वो 3C के तहत अभी भी चल रहा है। वो जो भी हकूक़ आपको मिल रहे थे फॉर एग्ज़ाम्पल काम करने के, यहाँ रहने के लिए लीगली, वो आपको अभी मिल रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी। अब अगर जवाब नहीं आता, आप होम ऑफिस को एक लेटर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं कि जी मैंने ये एप्लीकेशन सबमिट की थी, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला, प्लीज़ मेरे एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट करें। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल था कि फ़र्ज़ करें होम ऑफिस आपके फ़ी वेवर एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती हैं, फिर क्या होगा? इस सूरत हाल में होम ऑफिस क्या करती है कि अगर आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ करती है, अगर वो समझती है कि नहीं जी आप फ़ीस होम ऑफिस की अफोर्ड कर सकते हैं या आपने अपने सर्कमस्टांसिस सही तरह एक्सप्लेन नहीं किए और इस वजह से वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है, होम ऑफिस इस सूरत हाल में आपको 10 वर्किंग डेज़ देती हैं जहां आप होम ऑफिस की फ़ीस भर सकते हैं। अगर उन 10 डेज़ में आप होम ऑफिस की फ़ीस भर देते हैं, आपका जो वीज़ा है 3C के तहत कंटिन्यू होता है और आप फिर भी काम कर सकते हैं, चाहे आपका वीज़ा इन टेक्निकल टर्म्स एक्सपायर हो गया, मतलब कि जो BRP पर जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया, लेकिन 3C के तहत आप काम कर सकते हैं। सो द की थिंग हियर इज if you make a payment within 10 working days, your 3C leave will carry on and you have all the rights afforded to you that you had as when you had your leave to remain. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कामरान साहब, आपसे ये थोड़ी सा ये सवाल पूछना था एक। जी जी पूछें। जी, ये मेरी वालदा था, उनको ना फ्रांस में साइलम सक्सेसफुल हो गया था, तो वो आई हुई थी इधर मेरे पास ना, वीज़ा उनको विजिटर लेके दिया था। ठीक है। तो वो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो अब वो वापस नहीं जा पा रही ना। अच्छा। तो उधर भी वो मेरी सिस्टर के पास ही रहती हैं, तो उसकी जब शादी हो जाएगी फिर मैं और मेरा भाई हम दोनों इधर होते हैं, हम दोनों के पास नेशनैलिटी है अच्छा यूके में। ठीक है। तो क्या तरीकाकार हम कर सकते हैं इधर रखने के लिए? क्योंकि वो जो डिपेंडेंट वीजा ये कहते हैं वो तो होम ऑफिस कभी भी नहीं देगा, क्योंकि फ्रांस में एक तो लैंग्वेज का बैरियर है, वो जिधर भी अम्मी जाती हैं वो डॉक्टरों को कुछ कहना ही नहीं आना पाता, तो वो उधर से मतलब वो मिलेंगे नहीं डॉक्यूमेंट जो होम ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और फ्रांस में कौन है आपका? वहाँ पे मेरी सिस्टर के पास रहती हैं। ठीक है। और मैं होम ऑफिस हो के आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी जो सिस्टर है फ्रांस में, वो अम्मी की देखभाल क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो उनकी जब शादी हो जाएगी तो हमारे कल्चर में तो आपको वो पता है शादी ना, कब वो होगी? पेरेंट्स, उनकी शादी है नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ। ठीक है। और वो शादी कहाँ हो रही जी, है? वो उनकी उधर ही हो रही है फ्रांस में। ठीक हो गया। ठीक है, मैं देता तो हूँ वो आपके। अपने हस्बैंड के साथ जब अपनी पर्सनल लाइफ में चली जाएंगी तो फिर आपको पता है हमारी कल्चर थिंग है, तो उससे उसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। उसने कहा है कि मैं और लुक आफ्टर भी नहीं कर सकती ना। नहीं कर सकती। ठीक है, मैं देता हूँ आपके हाँ, सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, इस सूरत हाल में आप अम्मी की एप्लीकेशन यहाँ इन कंट्री कर सकते हैं क्योंकि वो अब यहाँ आ गई हुई हैं, यहाँ रह रही हैं आपके साथ, और अगर उनकी तबीयत नहीं ठीक, आप ये सारे सर्कमस्टांसेस होम ऑफिस के सामने पेश कर सकते हैं कि जी देखें, ये वजूहत हैं हमारे कि अम्मी को यहाँ वीज़ा दिया जाए, और फिर होम ऑफिस इसको कंसिडर करेगी कि उनको वीज़ा देना चाहिए या नहीं। पर बेयर इन माइंड, एक तरफ से ये होम ऑफिस से आर्ग्यूमेंट आ सकती है कि अम्मी के पास असाइलम है, वो वहाँ रह सकती हैं, उनके पास फ्रांस में ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, स्टेटस भी है, मुझे नहीं पता वहाँ असाइलम सीकर्स को बेनिफिट देते हैं या नहीं, फिर वहाँ वो क्यों नहीं जा सकती रहने के लिए। सो ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी होगी कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा केस कॉम्प्लेक्स है। मेरा आपसे ये मशवरा होगा, किसी अच्छे सिस्टर के पास जाके एक दफ़ा ज़रूर मशवरा कर लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, योर लाइव हो रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कमर भाई कैसे हैं? ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। कमर भाई एक इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए होगी। जी जी पूछिए मेरे भाई। कमर भाई अगस्त 2021 में मैंने नेचुरलाइजेशन अप्लाई किया था, ठीक हो गया। तो आफ्टर 6 मंथ उन्होंने वो जो नॉर्मल रिप्लाई है वो आया था कि आपका जो है ना केस कम्प्लेक्स है दिस एंड दैट, लेकिन अब तो 2 इयर्स, मोर देन 2 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट। वाह इट्स अ लॉन्ग टाइम। मैंने हाँ, और मैंने बहुत सारी एटलीस्ट मैंने कपल ऑफ लाइक 10 और 12 ईमेल्स किए हैं, उन्होंने लेकिन रिप्लाई मेरा नहीं आपसे एक सवाल है, सॉरी भाईजान, आपका दिए। नाम? अब्बास नाम है, मैं आपका अब्बास। रेफरेंस ये बताएं मुझे कि ये एप्लीकेशन आपने खुद की थी या सॉलिसिटर के थ्रू? नहीं सॉलिसिटर के जरिए की थी। ठीक है, और सॉलिसिटर क्या कर रहा है इसके लिए? उन्होंने एक मेल भेजी है, वो तो मुझे कह रहे हैं वेट एंड सी, वेट और 9 ईमेल्स आपने भेजी हैं खुद? एटलीस्ट 9 ईमेल्स एमपी को इन्वॉल्व किया, एक दफा एमपी ने इंक्वायरी Yeah. की है, उनको भी रिप्लाई आया है और उन्होंने बोला कि वेटिंग फॉर एक्सटर्नल चेक एंड समथिंग लाइक दैट। राइट एंड आप मुझे ये बात बताएं कि आपके केस में कोई कॉम्प्लेक्सिटी है जो आप जानते हैं? फॉर एग्जांपल, हैव यू बीन outside the UK for more than 450 days? Have you had a criminal conviction? Anything like that? मेरी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन थी लॉन्ग रेजिडेंसी पे, ठीक है। वहाँ कम्प्लेक्स इशू था, लेकिन इंडेफिनिट आफ्टर 1 ईयर मैंने रेजिडेंशन अप्लाई किया। आउटसाइड मैंने हार्डली 50 डेज गुजारे हैं फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स। सो वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी उसमें? वहाँ मैं स्टूडेंट वीजे पे था, 2014 में मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो मैंने फिर JR हाई कोर्ट ऑफ अपील तक गया, वहाँ से अपील मुझे मिली, फिर मैं 10 ईयर्स रुके लोअर ट्रिब्यूनल में जाके मुझे टोए का केस था वो, लेकिन लोअर ट्रिब्यूनल में मेरी जो है ना वहाँ से मुझे रिलीफ मिला। उसके बाद मैंने फिर ILR अप्लाई की, 10 ईयर्स रूट पे I understand, yeah, I get it. ठीक हो गया, ठीक है। अब 2 इयर्स में सारी सिचुएशन चेंज हो गई है, अब मेरे बच्चे फैमिली पाकिस्तान से इधर आ गए हैं, जी जी, जॉब माशाल्लाह। चेंज करके कहीं और, सो मेनी थिंग्स आर चेंज नाउ। सो ठीक है। और 2 इयर्स हो गए हैं, स्टिल वेटिंग। सो नेक्स्ट स्टेप मैं पब्लिक वो जो ईमेल कंप्लेंट्स जो होती है प्रोफेशनली, वो भी मैंने की है। अच्छा एवरी 4 वीक्स में एक ईमेल भेज देता हूँ। अच्छा। Yes. लेकिन अभी यहाँ देखें ना, अगर आपके पास सॉलिसिटर है, उसके पास अब एक सोल्यूशन होना चाहिए। 2 साल तो बहुत लंबा टाइम है ना, इट्स absurd. 2 years for a nationality years. application is unheard of. So यहाँ मैं आपको ये मशवरा दूंगा, बल्कि बजाय मैं आपको अपनी राय दूं जो कॉन्ट्रडिक्ट करेगी आपके सॉलिसिटर से, आई विल से दिस, आप अपने मंडे अपने सॉलिसिटर के पास जाएं एंड से लुक, इनफ's enough, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? 2 साल भी है ना, 2 साल तो बहुत लंबा टाइम है। बहुत लंबा टाइम है। और रिसेंटली लाइक 2 वीक्स अगो मुझे उन कंप्लेंट फिर दोबारा होम ऑफिस का रिप्लाई है। इवन मैंने सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट वो 3 दफा मंगवा चुका हूँ, उसमें मैं अपडेट चेक करता हूँ। अच्छा, उसमें क्या आया? दूसरे डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को लाइक सुपरवाइजर एक दूसरे को बोलता है यार इस बंदे को जवाब दो, इसका मोर देन 1 ईयर हो गया। आई थिंक लुक, स्पीक टू योर सॉलिसिटर ऑन मंडे। अगर वो आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता, आई थिंक इट्स टाइम change solicitors, a new approach, and then take a different way forward. ठीक है ना? राइट, ठीक है, इसमें मैं करूँगा। एक सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी पूछें। मेरे भाई हैं स्टूडेंट वीजे पे। जी जी। उनका वीज़ा 30 सितंबर को फिनिश हो रहा है और उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री में प्रोग्राम था, लेकिन उनका फाइनल प्रोजेक्ट फेल हुआ। 21 ऑफ जुलाई को उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिला है। ओके ग्रेट। 21 ऑफ जुलाई को रिसेंटली लाइक। ठीक है। तो अब उनका बच्चा भी है, अगर उनकी वाइफ भी है, तो क्या ये एडवाइस होगी कि वो जा सकते हैं वर्क परमिट में डायरेक्ट, या उनका स्पाउस जाए तो वो साथ एज ए डिपेंडेंट जा सकते हैं? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल है कि भाई ने मेरे ख्याल में एक प्रोजेक्ट फेल कर दिया, उसको उन्होंने एक और टाइटल होके उसको एक अवार्ड दे दिया है, फिर भी जो मेन चीज़ यहाँ ये है उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ताकि चाहे उसने फेल कर दिया है या उसका अवार्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, ही इज़ कम्प्लीटेड द कोर्स। तो इस सूरत हाल में ही कैन स्विच टू द स्किल्ड वर्कर। यहाँ ज़रूरत नहीं है कि वो डिपेंडेंट बन जाए और वाइफ मेन एप्लीकेंट हो जाए। देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। इफ़ ही इज़ कम्प्लीटेड द कोर्स, albeit he might have failed, he can still switch on the skilled worker route. I wish you all the best in your nationality predicament.
बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। ਹਾਈ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ? ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ? ਵਧੀਆ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜਸਟ ਅ ਕੁਇਕ ਵਨ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਆਪਣਾ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਲਵਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2009 ਚ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਆ ਜਾ ਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਕੇਸ। ਓਕੇ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬੇਸ ਤੇ, ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਲ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇ ਸਲਿਪ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਓਵਰਸਟੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਯੂਕੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ ਹੰਸਲੋ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਰੀ ਔਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ? ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ। have you and me met before? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕੇਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈ ਲਿਆ? 3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 3 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਮਾਈ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਮੋਹਿਤ। ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਾਏ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਵੀਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 20 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਓ? ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਲਫਰਡ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਵੀ,
ਬਿਕੋਜ਼ ਸੇਮ ਸਰਕਲ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ apply ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਹਾਰੋ। ਲਓ, ਅਸੀਂ daily ਨਾ ਅਸੀਂ 3-4 ਕੇਸਿਸ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ that ਹੈਗਾ, that won't legally help 13 you, ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। that won't help you। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਓ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੇਸ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 6 to 9 months ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਭਾਜੀ। ओके मेरा भरा, ऑल द बेस्ट। यहाँ आप नाजरीन देख सकते हैं कि अक्सर एज क्लाइंट्स हो के हम समझते हैं कि हेयरिंग बहुत अच्छी गई है, हमने अच्छे जवाब दिए हैं, जज ने कोई इस तरह का सवाल नहीं पूछा, जज भी मुतमईन था, जज भी मुस्कुरा रहा था, खुश था। लेकिन याद रखें, अगर आप रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते, चाहे आपकी हेयरिंग कितनी अच्छी ना जाए, होम ऑफिस कोर्ट्स आपको वीज़ा नहीं देंगे। एंड ये अक्सर ना क्लाइंट्स को गलत फहमी होती है, और कभी कभी जो आपका सोलिसिटर होता है वो भी आपको ना एक गलत दे देता है सेटिस्फैक्शन कि यार ये आपका बहुत अच्छा गया है, आपको आपका काम हो जाना है, एक तसल्ली दे देता है, पर इट्स फॉल्स होप्स। सो मेक श्योर करें कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। अब यहाँ इस भाई की जो भाई हैं, इन्होंने जब भी फ़ोन किया है, अब जो भी एप्लीकेशन ये सबमिट करेंगे, इन्होंने जो 2 अपील्स हुए हैं पहले, इनकी सब ऑब्जेक्शंस इन्होंने दूर करनी है, फिर जाके जो तीसरा जज होगा या जो होम ऑफिस होगी फिर जाके इनको वीज़ा देगी। एक दफ़ा आप एक गलत कदम उठा लेना, आपकी हिस्ट्री में वो एविडेंस आ जाए, इट्स वेरी हार्ड देन टू बाईपास दैट। सो इसलिए कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले उसके मेरिट्स देख लिया करें, अच्छी एडवाइस ज़रूर लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, वालेकुम सलाम जी। कमरान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, आप ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र सर जी। माशाल्लाह से आपका बड़ा अच्छा कुरान चलता है, आप बहुत सारी थैंक यू सो मच, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, थैंक यू। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। मैं तो अभी लंदन से बोल्टन ट्रैवल कर रहा हूँ और आपका प्रोग्राम जो है मैं लाइव देख रहा हूँ। ये ना हो आप गाड़ी मार दें और फिर नुकसान हो जाए मुझे भी और आपको भी। हेडफोन्स लगे हुए, ठीक है, तो अच्छी बात है। असल काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, थैंक यू। 2-3 महीने, लेकिन आपने वो प्रोग्राम कुछ नहीं किया। पिछली दफा मेरा कॉल नहीं मिल सकी। सॉरी तो सॉरी, लेकिन आज पूछें, आज आपको बारी मिल गई है, पूछिए मेरे भाई। ये मिल गया माशाल्लाह। सर 2-3 छोटे-छोटे सवाल है। जी जी। एक तो पहला सवाल ये है कि मैंने इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई किया हुआ है, लॉन्ग रेजिडेंट 10 ईयर रूट पे। ओके। तो एग्जैक्टली आज 4 महीने हो गए टुडे, 5th वन विल स्टार्ट। तो ये कितना टाइम लेते हैं? ठीक है, एक तो दूसरा ये सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे बच्चों को भी 7 साल हो गए थे यहाँ पे, ठीक तो है। उनका मैंने वो उस बेस पे अप्लाई किया हुआ है। तो ये उनका टाइमिंग क्या है, मतलब ये टाइम कितना ले रही है होम ऑफिस, ठीक है, दोनों सिनेरियो में, ILR में और इसमें? ठीक है। अगर तीसरा ये सवाल है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ भी मतलब जो ILR में अगर मुझे कोई एलिगेशन लगाते हैं या कुछ मसला होता है इन दैट सेंस, तो आया कि मैं फिर अपनी फैमिली के साथ 7 ईयर बेस पे ज्वाइन कर सकता हूँ? ये 3 मेरे सवाल है सर। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपके, थैंक यू फॉर कॉल, जहाँ तक आपके ये पहले 2 सवाल हैं कि एप्लीकेशंस में होम ऑफिस कितना टाइम ले रही है, ऑन एवरेज इट्स बिटवीन एनीथिंग फ्रॉम 4 to 8 months। सो अगर आपके ILR एप्लीकेशन को हो गए 4 months, आई थिंक अनदर 2-3 months में इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जवाब आ जाएगा। अगेन सेम थिंग फॉर योर चाइल्ड्स एप्लीकेशन, जहाँ आपने अप्लाई किया है बच्चे की ILR के लिए, वहाँ भी इतना ही टाइम लग रहा है उन एप्लीकेशंस को डिसाइड करने में। तीसरा जो सवाल है कि अगर आपके ILR एप्लीकेशन को होम ऑफिस रिफ्यूज़ कर देती है, आप पूछ रहे हैं कि फिर आप अपनी फैमिली को ऑन अ फैमिली रूट ज्वाइन कर सकते हैं ये या नहीं। कर तो सकते हैं 100%, बट मेरा आपसे ये सवाल है, आपने ILR की एप्लीकेशन बगैर उसके मेरिट्स किस तरह सबमिट कर दी है? दैट टिपिफाइज बिलीफ। आपने 2300 कुछ पाउंड्स खर्च किए हैं, अगर आप श्योर होते 100%, फिर ही आपको जाके वो एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए थी ना।
तो अगर वो रिफ्यूज़ हो जाती है उसकी तो आपके सारे पैसे ज़ाया गए। सो प्लीज़ अगर आप सब बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले प्लीज़ 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 उसके मेरिट्स ज़रूर तय कर लिया करें एक्सलिस्ट के पास जाके। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल। नाजरीन, लेट्स गो टू द लास्ट कॉल। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामिल भाई। वालेकुम सलाम। भाई मैं मायरा बात कर रही हूँ। जी मायरा जी। मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी जी, मैं एज पूछिए। अ स्टूडेंट यहाँ आई हुई हूँ, तो मैंने ठीक है। जिसे यहाँ पे आके शादी किया है वो उनका वीज़ा स्टेटस कुछ नहीं है। आई थिंक वो 10 to 11 years अगो आए थे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं एक्सपेक्टेड भी हूँ। ठीक है। मेरा डिग्री हो जाना है नवंबर दिसंबर में कंप्लीट, देन मैंने PSW पे कन्वर्ट करना है। तो मुझे ये जानना था कि हम PSW पे जाएं या मतलब क्या स्टेप फर्दर लें, असाइलम करें, क्या करें जो हमारे लिए बेहतर हो, या क्या हो सकता है, कुछ गाइड कर सकते हैं आप? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। अब जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आपने अभी शादी कर ली है, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, अगर आपको असाइलम क्लेम करना चाहिए या आपको PSW पर जाना चाहिए। देखिए, असाइलम आप उस सूरत हाल में करते हैं, उस सिचुएशन में कि अगर आपके जान को ख़तरा है, आपको या आपके हस्बैंड को। अगर कोई ख़तरा नहीं है, प्लीज़ आप असाइलम मत क्लेम करें। अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है और मेरे ख्याल में आपने पास भी कर लिया है, फिर आप PSW पर स्विच कर सकती हैं। अब बच्चा भी आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। आपके जो हस्बैंड हैं वो आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कि जी मेरी यहाँ फैमिली लाइफ स्टैब्लिश हो गई है, मुझे वीज़ा दिया जाए। पर अगेन अगर आप PSW पर हैं, वहाँ चांसेस इस एप्लीकेशन को सक्सेसफुल होने में कम है, बिकॉज अ PSW वीज़ा डज नॉट लीड टू सेटलमेंट। सो आपका जो हस्बैंड है वो फिर इस रूट का फ़ायदा नहीं उठा सकता। पोटेंशली आप ये कर सकती हैं कि अगर आपको एक वर्क परमिट मिल जाता है, आप स्विच कर लेती है टू स्किल्ड वर्कर, वहाँ उस सूरत हाल में आपके हस्बैंड अप्लाई कर सकते हैं कि देखिए जी मैं अपनी फैमिली लाइफ यहाँ इस्टेब्लिश कर दी है, माई वाइफ इज़ ऑन अ रूट टू सेटलमेंट बी इन 5 years टाइम, मुझे वीज़ा दिया जाए। और वहाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपके हस्बैंड को वीज़ा इशू कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। लास्ट वीक मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आप सबसे कि आप जाएं मेरे टिकटॉक प्रोफाइल पर और वहां मुझे फ़ॉलो करें। अफसोस की बात है कि खाली 10 लोगों ने मुझे फ़ॉलो किया है। अब देखें, आप जाते हैं टिकटॉक पर, वहाँ लाइव पर बेशुमार लड़कियां नौजवान बैठे होते हैं, उनको तो आप गिफ्टिंग भी करते हैं। मैंने तो खाली आपको ये कहा था कि वहाँ जाके मुझे फॉलो करें, लेकिन खाली 10 लोगों ने किया। सो अगेन प्लीज़ मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ आज भी कि अगर आप जाएं टिकटॉक में, सर्च में डालें कामरान एजाज, वहाँ आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी। या अगर आप टाइप करें UK इमिग्रेशन 786, दोबारा दोहराता हूँ UK इमिग्रेशन 786 सर्च में डालें, वहाँ आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं उस पर लगाया करूँगा रेगुलरली वीडियोस, शॉर्ट क्लिप्स, इमिग्रेशन अपडेट्स इन उर्दू, पंजाबी एंड इंग्लिश। सो प्लीज़ उसको फॉलो करें। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले अपना मैं ऑफिस का एड्रेस बताता चलूँ। जो बहन भाई मुझसे मिलना चाहते हैं एडवाइस के लिए, आप मुझे इन पर्सन मिल सकते हैं एट माई ऑफिस, कैमरन एंड को सोलिसिटर्स, 139 Cranbrook Road, Ilford, Essex, IG1 4PU. Nearest station is Ilford Station on the Elizabeth line. अगर आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन, टेलीफोन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, आप मेरी रिसेप्शनिस्ट को कॉल कर सकते हैं। द नंबर टू कॉल इज 07818100100। वो आपको बुक कर सकती हैं और फिर हम एक कंसल्टेशन रिमोटली भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट वीक, अस्सलाम वालेकुम।